हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो मेरा नाम है रितेश मेहता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे फील्ड ऑफ फिजिक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि आखिर इक्विलिब्रियम होता कैसा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम होता क्या है और कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट को हम इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं। और साथ ही हम कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम पे बहुत सारे सवाल। और पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, उस पर भी हम कुछ सवाल देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर के जो हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, उससे रिलेटेड एक सवाल के साथ। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, Q एंड माइनस Q, एंड ये कुछ ना कुछ r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने कहा है, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इस मोमेंट पर इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है एफ नॉट। इस मोमेंट पर जो इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है एफ नॉट। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ये जो चार्जेस है ना, ये जो चार्जेस है ना, वो हमने क्या किए, दीज चार्जेस आर गिवन टू conducting spheres. These charges are given to two identical conducting spheres. Then ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि एक हमारे पास पॉइंट चार्ज था प्लस क्यू और एक हमारे पास पॉइंट चार्ज था माइनस क्यू। उनको हमने आर डिस्टेंस दूर पे रखा हुआ था। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक बड़ा सा स्फीयर लिया, एक बड़ा सा स्फीयर लिया कंडक्टिंग, उस पर मैंने ये प्लस क्यू चार्ज चढ़ा दिया। और एक और मैंने स्फीयर लिया कंडक्टिंग, उस पर मैंने ये माइनस क्यू चार्ज चढ़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ, देन पूछा क्या हुआ है, देन व्हाट विल बी द electrostatic force if ये जो डिस्टेंस r है इस थोड़ा सा ग्रेटर देन r। ये कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ये कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी कई कई लोगों ने बताया होगा कि अगर डिस्टेंस अभी भी r है, पहले भी r था अभी भी r है, दोनों चार्जेस भी सेम है, तो कई कई लोगों को लग रहा होगा कि जो F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 के हिसाब से इन पे फोर्स अभी भी सेम होनी चाहिए, तो उसका फोर्स भी F नॉट होना चाहिए। पर ये चीज गलत है। कैसे, अगर मैंने कहा कि मैं एक स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दे दूं, तो क्या वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, इसको मैंने कुछ ना कुछ प्लस क्यू चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। और एक और मेरे पास स्फीयर है जिसको मैंने माइनस क्यू चार्ज दे दिया, उसको मैंने माइनस क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, ये दोनों कितना दूर रखे हुए हैं, ये दोनों कितना दूर रखे हुए हैं, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। और ये आर क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इस स्फीयर का सेंटर है ये, इस स्फीयर का सेंटर है ये, तो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है आर। इतना समझ में आया। अब एक चीज देखना, इस पूरे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले पे नेगेटिव चार्ज है। इतना समझ में आया। ठीक है, अब ये है कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, ये जो भी चार्जेस हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो पीछे पीछे वाले चार्जेस है ना, वो भी अट्रैक्शन की वजह से यहाँ आ जाएंगे आगे की तरफ। एंड ये पीछे वाले चार्जेस यहाँ से, यहाँ की बजाय यहाँ आगे की तरफ आ जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से। और वैसे ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से।
और ये वाले चार्जेस पीछे वाले सारे कहाँ आ गए, आगे आ गए। क्या इतना समझ में आया? अब ये चीज़ देखना, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं आर डैश बोल दूँ तो क्या वो इतना है? क्या वो इतना है? अभी यहाँ से हमें एक चीज़ दिख रही है कि जो आर डैश है, कि जो आर डैश है वो लेस देन आर है, वो लेस देन आर है। तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कम है, इनके बीच का डिस्टेंस कम है। एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इस पे चार्ज कितना है, क्यू वन, इस पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू। चार्जेस दोनों केसेस में सिमिलर है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो था आर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच का वो है आर डैश, और ये जो आर डैश है वो आर से छोटा है। तो अगर आर छोटा है, अगर आर छोटा है तो फोर्स ज़्यादा होगी। इसका मतलब इस केस में जो फोर्स होगी इट विल बी ग्रेटर देन एफ नॉट। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अच्छा, अगर बोला हुआ होता कि इफ आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर, तो क्या होता? मतलब इनका जो रेडियस है, इनका जो रेडियस है वो कम है बहुत एज कंपेयर टू इनके बीच का डिस्टेंस। मतलब ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, और जब ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो ये स्फीयर कैसा काम करते हैं, पॉइंट चार्जेस की तरह काम करते हैं। तब वो कैसा काम करते हैं, ऐसा पॉइंट चार्जेस की तरह काम करते हैं, ऐसा काम करते। तब इनके बीच की जो फोर्स आती, तब इनके बीच की जो फोर्स आती वो क्या आती, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, एफ नॉट के। तब ये वाला केस और ये वाला केस सिमिलर हो जाता। कब? जब ये जो डिस्टेंस है बिटवीन दो स्फीयर्स वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इनका रेडियस। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आ गया? छाप लो इसको, छाप लिया, मिटा दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही सिमिलर हमें दिया कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। उसको हमने क्या किया, इन दोनों ही स्फीयर्स को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। तो ये स्फीयर भी पॉजिटिव है और ये स्फीयर भी पॉजिटिव है, ठीक है। एंड हमने और दो स्फीयर्स लिए, और दो स्फीयर्स लिए, इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे भी, सॉरी सॉरी सॉरी, इस पे नेगेटिव चार्ज है और एक पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कुछ। मतलब एक पे लाइक चार्जेस हैं और एक पे अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है। ये दोनों ही स्फीयर्स का जो सेंटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर। यहाँ पे भी इनके सेंटर्स के लिए लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो इनके बीच में फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो है F1, और यहाँ पे जो इनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो है F2। तो अब हमें बताना है कि F1 और F2 में से कौन बड़ा है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। और यहाँ पे एक और चीज भी दी हुई है कि जो डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स है वो थोड़ा सा ही बड़ा है रेडियस के, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस की तरह वर्क करने लग जाए, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट चार्जेस की तरह वर्क करने लग गए होते तो इन दोनों में F1 और F2 बराबर आती, बट यहाँ पे ये पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, ये पूरे स्फेरिकल चार्जेस हैं बड़े बड़े, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो दूर हो जाएगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो दूर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। और यहाँ पे देखना, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और इसका नेगेटिव, सॉरी इसका पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ही होगा कुछ। मतलब इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच का ज्यादा है,
इन दोनों चार्जेस के बीच का ज्यादा है एज कंपेयर टू आर, और इफेक्टिव डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच का कम है एज कंपेयर टू इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। इतना आया। तो जिसका इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। मतलब जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसका फोर्स कम होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका फोर्स कम होगा, और इसका डिस्टेंस कम है तो इसका फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब जो F2 फोर्स है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू F1। इतना आया ना? ठीक है। छापो इसको जब तक मैं अपने मार्कर को थोड़ा सा इंक पिला दूं। ठीक है, मिटा दें। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास एक नए टाइप का आता है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड नेट फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज एट ओरिजिन। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज एट ओरिजिन। मान लेते हैं मेरे पास एक Q नॉट चार्ज है। ठीक है, वो कहाँ पड़ा हुआ है? ओरिजिन पे, 0,0 पे। इसके पास में एक चार्ज है Q। ठीक है, कहाँ पे है? 1,0 पे, मतलब x में 1 आगे है। ठीक है, इसके बाद एक और चार्ज है, वो कहाँ पे है? 2,0 पे। फिर एक और चार्ज है, ये कहाँ पे है? 4,0 पे। फिर एक और चार्ज है, वो कहाँ है? 8,0 पे। और ऐसे करते करते इन्फिनाइट चार्जेस हैं। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास इन्फिनाइट चार्जेस हैं। तो इन्होंने क्या बोला है? फाइंड नेट फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज। इस Q नॉट चार्ज पे इन सभी चार्जेस की वजह से, इन सभी इन्फिनाइट चार्जेस की वजह से कितना फोर्स आएगा? कितना आएगा बताना? इन्फिनाइट नहीं। कैसे? अब एक चीज देखना, आराम आराम से हम इन सबकी डायरेक्शन देखते हैं। इस Q की वजह से इस Q नॉट पर कितना फोर्स होगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये इसको इस तरफ धकेलेगा। ठीक है, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ। इसकी वजह से भी यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आएगा F2। इसकी वजह से भी यहाँ रिपल्सिव फोर्स आएगा F3। इसकी वजह से भी रिपल्सिव आएगा, हाँ, F4। मतलब जितने भी फोर्सेस आएंगे वो सारे के सारे रिपल्सिव होंगे एक ही डायरेक्शन में। हाँ, इसका मतलब अगर मैं इन सबको जोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि सारे फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो इनको मैं सिंपली ऐड कर सकता हूं। बिल्कुल। तो अगर मैं लिखूं F नेट, वो क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, और ऐसे करते करते इन्फिनाइट फोर्सेस तक। ठीक है, तो F नेट कितना आएगा? F नेट कितना आएगा? F1 कितना है? इस Q चार्ज की वजह से फोर्स कितना है? कितना होगा? K Q नॉट Q, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये है 0 पे, ये है 1 पे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 का स्क्वायर। यही हुआ। ठीक है, F2 फोर्स कितनी होगी? चार्जेस अभी भी उतने हैं, Q और Q नॉट, तो K Q नॉट Q सेम आ गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये है 0, ये है 2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 2 का स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख दूंगा। इनके बीच का डिस्टेंस है 2, और उसका स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। फिर F3, F3 की अगर मैं बात करूँ, K Q नॉट Q, यहाँ पे भी वही आएगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये है 0, ये है 4, ये है 0, ये है 4। डिस्टेंस कितना है? 4। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, डिस्टेंस कितना है? 8। तो F4 कितना आ जाएगा? K Q नॉट Q बटे 8 का स्क्वायर। ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक ऐसा ही करूंगा। हाँ, अब यहाँ से देखना क्या चीज कॉमन आ रही है? K Q नॉट Q कॉमन आ रहा है, K Q नॉट Q कॉमन आ रहा है। तो F नेट कितना आएगा? K Q नॉट Q को मैं कॉमन ले लूंगा,
ब्रैकेट में क्या आया, ये यहाँ बचा 1, 1/1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, ऐसे करते करते इन्फिनिट तक। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 1। अगर मैं 1 में 1/4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये आंसर 1/4 आएगा? हाँ, 1/4 आ गया। अभी अगर मैं 1/4 में एक और बार 1/4 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 1/16, ये टर्म आ गया। फिर इसके बाद अगर मैं एक और बार 1/4 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 1/64। मतलब हर एक टर्म में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक टाइप की कुछ सीरीज बन रही है। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हर एक अगले वाले टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे पहला टर्म अगर a है तो अगला टर्म आएगा a इंटू आर, कुछ r मल्टीप्लाई हो गया। तीसरा टर्म आएगा a इंटू, अभी इसमें एक और बार r मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। इसमें एक और बार r मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया ए आर स्क्वायर। फिर इसमें एक और बार r मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया ए आर क्यूब। ऐसे करते करते आगे तक जा रहा है। तो ये जो टर्म मल्टीप्लाई होता है ना, जिसमें ए आर है, जैसे ये टर्म हर अगले वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? इसी टर्म को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, कि हर अगले वाले टर्म में कौन सी चीज मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, अब एक कॉमन रेशियो हम निकालेंगे कैसे? कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? वो निकलता है nth टर्म अपॉन n-1th टर्म। जैसे बहुत सारी टर्म्स है, मैंने कोई nth टर्म ले ली और उससे एक पहले वाली टर्म ले ली n-1th टर्म। तो अगर मुझे देखना है कि n-1 में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया कि वो nth टर्म आई, तो मैं इस चीज को इससे डिवाइड कर दूंगा, nth को n-1th से डिवाइड कर दूंगा, है ना। जैसे इसमें देखना nth टर्म क्या आ जाएगी, nth टर्म क्या आ जाएगी r इंटू n-1th टर्म, यही तो आएगा। मतलब n-1th टर्म में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया कि उसके बाद एक और nth वाली टर्म आ गई। हाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ nth टर्म मेरी ए आर स्क्वायर है, ठीक है, n-1th टर्म क्या होगी ए आर अपॉन ए आर। तो इस चीज को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आर ही तो बच रहा है, इसी को तो हम कह रहे हैं कॉमन रेशियो, आर इज इक्वल टू आर, यही तो होता है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब अगर ये सीरीज, अगर ये जीपी सीरीज इंफिनिटी तक जा रही है, अगर ये जीपी सीरीज इंफिनिटी तक जा रही है और मुझे सभी इनफिनाइट टर्म्स का सम करना है, ये एक जीपी सीरीज है ना, ये एक जीपी सीरीज है, इंफिनिटी तक जा रही है जो, और मुझे अगर इन सभी इनफिनाइट टर्म्स का सम करना है, कैसे करूंगा सम? a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक। अब ऐसे मल्टीप्लाई, सॉरी, ऐसे प्लस करना तो इम्पॉसिबल है। हम कैसे हर एक इनफिनाइट टर्म्स तक इसको प्लस कर सकते हैं? तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, s इंफिनिटी इज इक्वल टू, s इंफिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है a और 1 माइनस आर हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक जीपी सीरीज के लिए इनफिनाइट टर्म्स का सम, एक जीपी सीरीज के लिए इनफिनाइट टर्म्स का सम। इतना समझ में आया? है ना, है ना। तो ये चीज छाप लो, मैं इस चीज को मिटा दूं ताकि मैं आगे का ये सॉल्यूशन यहाँ पे कर पाऊं। छाप लिया? छाप लिया? मिटा दूं इसको, इस चीज को मिटा दूं? ठीक है।
अब यहाँ पे देखना ये एक जीपी सीरीज बन रही थी। कैसी बन रही थी जीपी सीरीज? फर्स्ट टर्म आ रही थी 1, फिर आ रहा था 1/4, फिर आ रहा था 1/16, फिर आ रहा था 1/64, ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक जा रही थी। हाँ, एन में कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो क्या होगा? nth टर्म किसी को भी मान लूँ, इसको मान लूँ, तो nth टर्म 1/16 डिवाइडेड बाय n माइनस 1th टर्म मतलब 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/16 मतलब 1/4। हाँ, ये तो हमने यहाँ पे भी देख लिया था कि अगर मैं हर एक टर्म को 1/4 से मल्टीप्लाई करूँ तो अगली वाली टर्म आ रही है। तो कॉमन रेशियो मेरे पास यहाँ पे क्या आया? कॉमन रेशियो मेरे पास यहाँ पे क्या आया? 1/4। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एस इन्फिनिटी निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? एस इन्फिनिटी निकालना है। तो वो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पे क्या है? 1, और 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/4। ठीक है, तो 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? 3/4। तो ये क्या आ गया? 4/3। सम ऑफ इन्फिनाइट सम्स क्या आ गया? सम ऑफ इन्फिनाइट सम क्या आ गया? 4/3। मतलब अगर मैं इन सभी नंबर्स को प्लस करूं, इन सभी नंबर्स को प्लस करूं इन्फिनाइट तक, तो उनका आंसर कितना आएगा? 4/3। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, हमें उसका सम पता लग गया। कितना? 4/3। तो एफ नेट कितना आ जाएगा? एफ नेट कितना आ जाएगा? के क्यू नॉट क्यू हमने ये कॉमन लिया था। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, उस पूरे का सम कितना आ गया? 4/3। तो मैं इस सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3 से। तो एफ नेट कितनी आ गई? एफ नेट कितनी आ गई? 4/3 के क्यू नॉट क्यू। आया? आया? है ना? मतलब इस चार्ज पे इनफिनाइट चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स कितनी लग रही होगी? इतनी लग रही होगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। आ गया? छाप लो इसको, मिटा दो, मिटा दो। ठीक है, एक सिमिलर ही सवाल है जैसा अभी वाला हमने करा। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज एट ओरिजिन। ठीक है, हमने क्या किया? एक क्यू नॉट चार्ज लिया। ठीक है, इसको कहाँ रखा? ओरिजिन पे। फिर से 0,0। अभी इसके आगे एक माइनस क्यू चार्ज है। कहाँ पे? 1,0 पे। इसके बाद यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है। कहाँ पे? 2,0 पे। इसके बाद फिर से एक माइनस क्यू चार्ज है 4,0 पे। फिर एक प्लस क्यू चार्ज है 8,0 पे। और ऐसे करते करते इन्फिनाइट चार्जेस हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करते हुए। तो अब इन्होंने बोला हुआ है कि इस पे नेट फोर्स कितनी होगी? क्या पिछले वाली जितनी होगी? नहीं, क्योंकि वहां पे सारे के सारे फोर्स रिपल्सिव थे। यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव होंगे तो कुछ रिपल्सिव होंगे। ठीक है, इस माइनस क्यू की वजह से इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि F1 लगी इस तरफ। इस प्लस क्यू की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगी F2 इस तरफ। इस माइनस क्यू की वजह से फिर से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। हाँ, इस प्लस क्यू की वजह से फिर से रिपल्सिव फोर्स लगेगी। ऐसे करते करते एक अट्रैक्टिव, एक रिपल्सिव, एक अट्रैक्टिव, एक रिपल्सिव। तो अब यहाँ पे देखना एफ नेट कैसे निकलेगी। अगर मैं यहाँ पे एफ नेट लिखूं, अब फोर्स कुछ इस तरफ है और कुछ इस तरफ है। तो जो इस तरफ है मैं उनको पॉजिटिव वाली फोर्स मान रहा हूँ, और जो इस तरफ है मैं उनको नेगेटिव वाली फोर्स मान रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो F1 इस तरफ है, F2 इस तरफ है, F3 उस तरफ है, और F4 इस तरफ है, एंड सो ऑन टिल
इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर मैं एफ नेट निकालूं कितना आएगा, F1 क्या है, इसकी वजह से फोर्स कितनी है, के क्यू नॉट क्यू बटे डिस्टेंस कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फोर्स की डायरेक्शन से बता दिया है कि इसकी फोर्स अट्रैक्टिव होगी। ये माइनस क्या बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगी, वो मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन से बता दिया, उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, माइनस F2 कितना होगा, के क्यू नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है 2, सिमिलरली F3 कितना होगा, के क्यू नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर F4 कितना आएगा, डिस्टेंस कितना है 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर टिल इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं फिर से के क्यू नॉट क्यू को कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट क्यू, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू, अंदर क्या आ गया 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64, ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक। इतना समझ में आया, है ना, इतना समझ में आया। ठीक है, अब एक चीज देखना, के क्यू नॉट क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर है, अभी अंदर एक सीरीज चल रही है, फिर से एक जीपी सीरीज चल रही है। कैसे, क्या लिखा हुआ है अंदर, 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64, ऐसे करते करते इन्फिनिट तक। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखूं, अगर इसमें मैं -1/4 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, जो कि ये आ गया। अब अगर इस वाले में -1/4 में मैं एक और बार -1/4 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, +1/16 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब मैं +1/16 में एक और बार -1/4 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, -1/64 आ जाएगा, आ गया। इसका मतलब हर एक टर्म में मुझे -1/4 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब जो मेरा कॉमन रेशियो है वो क्या आ जाएगा, -1/4। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, nth टर्म अपॉन n-1th टर्म। तो कॉमन रेशियो मेरे पास कितना आ गया, -1/4। तो s इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, -1/4। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1/4 कितना हुआ, 4/5, 4/5। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, इस सब का सम क्या है, 4/5। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, के क्यू नॉट क्यू इंटू 4/5, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 के क्यू नॉट क्यू आया। एफ नेट क्या आ गया, 4/5 के क्यू नॉट क्यू। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये फोर्स कैसी है, पॉजिटिव है, ये फोर्स कैसी है हमारे पास, नेट पॉजिटिव आई, मतलब नेट फोर्स इस तरफ है, नेट फोर्स इस तरफ है। अगर ये फोर्स नेगेटिव आती, अगर ये फोर्स नेगेटिव आती, इसका मतलब नेट फोर्स हमारी इस तरफ है, जिस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। इतना समझ में आया, है ना, छाप लो इसको। मिटा दें, हाँ ठीक है, पहले ही मिटाना शुरू कर दिए, पूछने से पहले ही बताओ, ये कहाँ का न्याय है। यहाँ पे वापस से मैं क्लास 11th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आगे भी क्लास 12th में बहुत ज़्यादा काम
आने वाली है, जिसका नाम है वेक्टर सम। कैसे हम दो वेक्टर्स का सम कर सकते हैं। तो जिसको ये चीज़ आती है, फिर से इस चीज़ को आप स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हो, या तो जिस जिस लोगों को ये चीज़ नहीं आती, जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं आती, वो इसको यहाँ पे देख सकते हो और इनके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है थीटा। जैसे मैं बोलूँ एक फोर्स इधर की तरफ लग रही है, एक फोर्स उधर की तरफ लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो इनकी जो नेट फोर्स होगी वो इनके बीच में से कहीं ना कहीं जाएगी। तो जो इनकी नेट फोर्स होगी वो कुछ ना कुछ बीच में से जाएगी। मैंने इनके रिजल्टेंट को बोल दिया आर, मैंने इनके रिजल्टेंट को क्या बोल दिया आर। तो ये जो आर होगा वो कितना होगा, इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये जो आर वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को अगर मुझे प्लस करना है तो कैसे करूंगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, आर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या होगा, इन दो वेक्टर्स के सम का रिजल्टेंट। ठीक है, अब इतना ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत ही आगे काम आने वाला है। थीटा क्या है, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। ए स्क्वायर क्या है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ मेरे पास दो फोर्सेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये भी एफ, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है। ये जो भी बात बताता रहा हूं मैं, वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स हैं। अगर ये एफ होता और ये 2f होता तब ये चीज़ नहीं लगानी, तब ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरह है। अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो जो नेट फोर्स आएगी, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, f√3, f√3। कैसे, यहाँ पे थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करके देखना, थीटा की जगह 60 डिग्री पुट करके देखना। जैसे मैं यहाँ पे एक सिर्फ करवा के दे रहा हूँ, इसके बाद बाकी सारे वाले खुद निकालने हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो एफ नेट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर, यहाँ बी की जगह पे क्या है एफ ही है, तो ये क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एफ मतलब 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। तो ये 2 कटा, एफ नेट कितना आ गया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना आया 3f स्क्वायर। तो f बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 3, रिजल्टेंट कितना आया f√3। तो ये चीज थी पहले वाली। अगला केस क्या है, अगर दो फोर्सेस हैं या कोई भी दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के 90 डिग्री पर, कितने एंगल पर 90 डिग्री पर, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा f√2, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा f√2। ठीक है, थर्ड क्या है, अगर एक फोर्स ऐसे है और दूसरी फोर्स कुछ ऐसे है, कितने एंगल पे 120 डिग्री पे, कितने एंगल पे 120 डिग्री पे, तो इनका जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा एफ के बराबर ही आएगा। नेट फोर्स दो वेक्टर्स के बीच में होता है ना, जो भी नेट वेक्टर होता है ऐसा होगा कुछ, तो ये एफ नेट कितना आएगा एफ के बराबर ही आएगा। तो कौन कौन से केसेस हम निकल लिए 60 डिग्री 90 डिग्री और 120 डिग्री, इनको याद करना है। पर ये चीज कब वैलिड है, जब ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो। अब ये चीज तो सबको आती है कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं
सिंपल प्लस कर देते हैं। अगर ये F1 होता है ये F2 होता तो हम इनको सिंपल प्लस कर देते। यहाँ दोनों F हैं तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी 2F। ठीक है, नेट फोर्स कितनी आ जाएगी 2F। इन सबको हम यहाँ से फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। जैसे इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह 0 पुट करके देखना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे cos 120 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे cos 120 पुट करेंगे। cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। अब इस चीज को यहाँ पे पुट करके देखना। ठीक है, फिफ्थ केस क्या है, अगर एक फोर्स इस तरफ है और एक दूसरी फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब थीटा कितना है 180 डिग्री, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब यहाँ पे एफ नेट कितना आएगा 0। आ गया, आ गया। ठीक है, मिटा दो इसको। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया, इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सारी की सारी साइड सेम लेंथ की है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, और इस ट्रायंगल के कॉर्नर पे, इस ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे चार्ज हैं, आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q, Q और Q। Q है चार्जेस Q। ठीक है, तो आइडेंटिकल चार्जेस हैं तीनों। अब इन्होंने बोला हुआ है कि किसी भी एक चार्ज पे, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालो, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो हर चार्ज पे नेट फोर्स सेम आ रहा होगा। तो मैं इस चार्ज को मान लेता हूँ, यहाँ से कुछ बनाना भी इजी रहेगा। तो यहाँ पे इस चार्ज पे मैं नेट फोर्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें ये एंगल भी 60 डिग्री बन रहा होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री बन रहा होगा, और ये एंगल भी 60 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, अब ये भी क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा तो इस पे एक फोर्स इधर की तरफ लगेगी। ठीक है, एक फोर्स इस पे इधर की तरफ लगेगी, और यहाँ पे एक चीज देखना, ये क्यू चार्ज है ये भी क्यू चार्ज है, ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। अगर मैं इसको F1 बोलूँ और इसको F2 बोलूँ कोई दिक्कत नहीं। F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा के क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर बटे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है L, कितना आ जाएगा L स्क्वायर। हाँ, F2 का क्या होगा मैग्नीट्यूड, वो भी होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। मतलब F1 और F2 क्या है बराबर हैं, F1 और F2 क्या है बराबर हैं। एक फोर्स इधर है F, एक फोर्स इधर है F, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, F1 और F2 बराबर हैं। अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, है ना, होगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब दो इक्वल वेक्टर्स 60 डिग्री पे, दो इक्वल वेक्टर्स 60 डिग्री पे कितना फोर्स होता है F√3, F√3, F की वैल्यू क्या थी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर √3। क्या ये समझ में आया, है ना, क्या ये समझ में आया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, एक चार्ज है Q, एक चार्ज है -Q, और एक चार्ज है फिर से +Q। अब हमें क्या बतानी है नेट फोर्स, अब हमें क्या बताना है नेट फोर्स ऑन ये वाला चार्ज, नेट फोर्स ऑन ये वाला चार्ज। ठीक है, ये वाला चार्ज अभी भी इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये वाला चार्ज अभी भी इसको रिपेल करेगा उधर की तरफ। हाँ, ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, इसकी फोर्स लगेगी कहाँ ऊपर की तरफ, इसको F1 बोल दिया तो इसको F2 बोल दिया। ठीक है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये पूरी लाइन पे 180 होना चाहिए, ये पूरी लाइन पे 180 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना बचा 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री बचा। ठीक है, F1 कितना है, F1 कितना है, F1 कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन
एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। F2 का मैग्नीट्यूड कितना है वो भी उतना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये लेंथ की तो एल है, तो F1 और F2 बराबर है। मतलब अगर F1 इस तरफ है, कुछ ना कुछ F इसका मैग्नीट्यूड है, तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस तरफ है, कितने एंगल पे, 120 डिग्री पे। तो इस केस में नेट फोर्स कितनी होती थी, F के बराबर ही होती थी, है ना। और F खुद किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर बटे एल स्क्वायर के। आया, है ना, आया। मिटा दें इसको, ठीक है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां। बताओ भाई कैसी मजबूरियां, क्या मजबूरी आ गई कि तुम लोगों को मेरा गाना सुनना पड़ रहा है, बताओ। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन करें, एक अगला क्वेश्चन करें। अब की बार हमें एक स्क्वायर दे दिया, अब की बार हमें एक स्क्वायर दे दिया जिसकी साइड लेंथ है ए। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, एंड यहाँ पे भी एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। हमें इस चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस चार्ज की वजह से इस पे इधर की तरफ कुछ फोर्स लगेगी, है ना, इधर की तरफ कुछ फोर्स लगेगी, और इस चार्ज की वजह से नीचे की तरफ कुछ इधर ऐसे फोर्स लगेगी, है ना, ऐसा ही होगा कुछ। F1 कितना होगा, F1 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस है ए, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। वैसे ही F2 कितना होगा, इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या है, ए ही है, तो F2 भी कितना होगा, इतना ही होगा। ठीक है, इसका मतलब एक फोर्स ऐसे है F, एक फोर्स ऐसे है F, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बट अभी एक और फोर्स भी है, कौन सी, इसकी वजह से ये फोर्स, इसकी वजह से ये फोर्स, कितनी होगी ये फोर्स, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है। अगर ये लेंथ ए है, अगर ये लेंथ ए है, अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली लेंथ ए रूट 2 हो जाएगी। ये हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, ए रूट 2, ये आया, ये लेंथ कितनी है, ए रूट 2। अब इसकी वजह से मतलब इसी लाइन पे कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगी, F3 ऐसे ही लगेगी, हाँ F3 कुछ ऐसे लगेगी। तो F3 कितनी होगी, F3 कितनी होगी, यहाँ पे लिख दो, F3 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बटे डिस्टेंस कितना है, ए रूट 2, तो ए रूट 2 का स्क्वायर करना होगा, के क्यू स्क्वायर बटे ए रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू 2, ए स्क्वायर इंटू 2। अब के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर है, कुछ ना कुछ एफ के बराबर है। अब ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो है, बट नीचे एक और 2 भी है, तो ये आ जाएगा एफ अपॉन 2, एफ अपॉन 2। मतलब इनके यहाँ पे एक और फोर्स है एफ अपॉन 2, एफ अपॉन 2। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये ऐसे सीधा आ रहा है, एक डायगोनल ऐसे आ रहा है। अब एक स्क्वायर के केस में, एक स्क्वायर के केस में पूरी सिमेट्री बनती है, मतलब अगर ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, अगर ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा, पूरी सिमेट्री बनती है स्क्वायर के केस में। अब अगर ये दोनों एंगल 45 डिग्री है, मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। ऐसा मैंने क्यों कहा, बताता हूँ। अगर मैं इस F3 को फिलहाल साइड में रख दूँ, पहले मैं F1 और F2 की बात करूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं सिर्फ दो वेक्टर्स का ही रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, हाँ A और B, एक टाइम पे मैं सिर्फ दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं कहूँ
इस F3 को साइड में रख दूं, F और F इसका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, ठीक है, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसके बीच में ही कुछ ना कुछ आएगा, कितना आएगा, F√2। ये जो F डैश इनका रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, F√2। ठीक है, अब जब दो वेक्टर्स इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एग्जैक्टली बीच में आता है। मतलब अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री बन रहा था, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब एक चीज देखना, जैसा पैटर्न ये बना रहा है, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, वैसा ही सेम पैटर्न F3 में बना रहा है। मतलब ये जो F डैश है वो इसी लाइन पे है, मतलब F डैश और F3 दोनों सेम लाइन पे हैं, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों साथ में प्लस हो जाएंगे। F1 और F2 का तो मैंने निकाल दिया, अभी बचा क्या, ये। मतलब अब हमारे पास दो फोर्सेस बची हैं कुल मिला के, एक है F डैश और एक है F/2। यही दोनों हैं और सेम डायरेक्शन में, यहाँ से हमें दिख रहा है सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इन दोनों का पैटर्न कैसा बन रहा है, सेम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं नेट फोर्स निकालूं, वो तो सिंपली प्लस हो जाएगी, ये तो सिंपली प्लस हो जाएगी। एफ नेट कितना, एफ डैश कितना है, F√2 प्लस F/2। यहाँ से मैं F को कॉमन ले लूंगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √2 प्लस 1/2, √2 प्लस 1/2। F कितना है, KQ²/A²। आया आया ना, आया। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, मिटा दो इसको। ठीक है, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। हाँ, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है एंड इसके कॉर्नर्स पे कुछ ना कुछ क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। बताओ क्यू चार्ज है, एंड इसके सेंटर पे मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन ये वाला चार्ज। ठीक है, निकालते हैं। अब एक चीज देखना, अगर ये एक स्क्वायर है तो ये सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे, अगर ये एग्जैक्टली बीच में रखा हुआ है, हाँ ये एग्जैक्टली बीच में रखा हुआ है, तो ये वाले सारे डिस्टेंसेस बराबर होंगे। मतलब डिस्टेंस जो होता था F इज इक्वल्स टू KQ1Q2/R² में जो R होता था डिस्टेंस, ये तो सबका सेम है। अभी सब सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, Q1 Q2 पे। अब ये वाला जो Q है ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, हाँ ये वाला जो Q है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, बिल्कुल। ये वाला जो Q है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, और ये वाला जो Q है वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा रिपल्सिव। हाँ, ये था F3 और ये है F4। अब एक चीज देखना, ये सारा डिस्टेंस बराबर है, तो F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 के। हाँ, इसमें देखना Q1 Q2 का प्रोडक्ट कितना है, बड़ा Q इंटू छोटा Q। इसमें भी बड़ा Q इंटू छोटा Q, बड़ा Q इंटू छोटा Q, बड़ा Q इंटू छोटा Q। मतलब इन सभी केसेस में F1, F2, F3, F4 इन सभी का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसको कुछ F बोल देता हूँ, इन सभी का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब मेरे पास एक चार्ज है
और उस पे चारों तरफ से फोर्स लग रही है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स इस पे कितनी बची, 0। नेट फोर्स कितनी बची, 0। आया, आया ना, ठीक है। अब हमारे पास एक और केस है, अब हमारे पास एक और केस है। क्या है वो केस, ये है क्यू चार्ज, ये है क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं फिर से एक इसके सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज रख दूँ, अब क्या होगा, अब भी वही सिमिलर चीज होगी। ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F, ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा F, ये दोनों कैंसिल। अभी ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस तरफ F, ये दोनों भी कैंसिल। तो अभी फिर से नेट फोर्स कितनी आ गई, 0 इस वाले चार्ज पे। समझ में आया, समझ में आया, है ना। अब जहां जहां नेट फोर्स 0 आई, जहां जहां मैंने ये कहा कि एफ नेट जो है मेरा 0 है किसी भी चार्ज पे, तो मैं क्या बोल दूंगा, वो चार्ज कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है, कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया, चार्ज कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे किसी बॉडी पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क, हालांकि यहाँ पे कुछ टॉर्क नहीं है, कुछ रोटेट नहीं कर रहा, तो हम टॉर्क की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं कि किसी भी चार्ज पे जब नेट फोर्स 0 है, किसी भी बॉडी पे जब नेट फोर्स 0 है, तो मैं बोलूँगा कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जैसे एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, अब इसके ऊपर मैंने कोई ना कोई बुक रख दी, इसके ऊपर मैंने कुछ ना कुछ बुक रख दी, इस बुक का कुछ मास है नीचे की तरफ mg। अब इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है, टेबल के द्वारा लगाया गया नॉर्मल। तो ये नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, मतलब जितनी फोर्स ऊपर है उतनी फोर्स नीचे है, तो इस पे नेट फोर्स कितनी है, 0 है। तभी ये टेबल पे रखी हुई बुक इक्विलिब्रियम में है, मतलब अब ये मूव नहीं करेगी, उसी जगह पे है, नेट फोर्स 0 है। इतना आया, इतना आया, आया ना, ठीक है। मिटा दें इसको, मिटा दें, आ जाओ। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखना, अगर मैं कहूँ मेरे पास एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, कौन सा वाला ट्रायंगल है, नहीं वो वाला नहीं, हाँ मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसके सेंटर पे, सॉरी जिसके सेंटर पे नहीं, जिसके कॉर्नर्स पे कुछ प्लस क्यू चार्जेस हैं, ठीक है, और इसके सेंटर पे एक ट्रायंगल है एंड इसका सेंटर होता है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटरॉइड, या इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज है। अब मुझे इसकी नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से यहाँ तक कुछ नीचे की तरफ फोर्स होगा, है ना, इस चार्ज से लेके यहाँ तक कुछ नीचे की तरफ फोर्स होगा। अब क्योंकि ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल है, अब क्योंकि ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर होगा, बिल्कुल ये डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब फोर्स जो होता था हमारा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, अब वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि इन तीनों का डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 Q2 भी वैसे यहाँ पे सेम है, बड़ा क्यू छोटा क्यू, बड़ा क्यू छोटा क्यू, बड़ा क्यू छोटा क्यू। तो एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगी रिपल्सन, ये वाला इस पे इधर की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा ऐसे, ये वाला इस पे इधर की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा ऐसे, है ना, मतलब तीनों फोर्सेस बराबर होंगी। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था,
तो ये एंगल बनता है 60 डिग्री, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। क्योंकि अगर हम किसी भी एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि अगर हम कोई भी लाइन इसके कॉर्नर से सेंटर की तरफ पास लेकर के जाएं तो वो दूसरी वाली साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, मतलब परपेंडिकुलर इसके जाएगी। समझ में आया? है ना? ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 60 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल में, अभी मैं इसका जुगाड़ बताऊंगा, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार हम कंसेप्ट को समझ लें। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कुछ थीटा हो गया। हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो अगर मैं सारे एंगल्स का सम करूं, 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180 और ये 60 कितना हुआ 240। तो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 240। थीटा कितना आ गया 120 डिग्री। मतलब इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है 120 डिग्री। तो ये कैसा बन गया कुछ, ये कुछ ऐसा बन गया। इस पे नीचे की तरफ लग रही है फोर्स F, इधर की तरफ लग रही है फोर्स F, इधर की तरफ फोर्स लग रही है F, और इनके बीच में ये एंगल कितना है 120 डिग्री। अब जब 120 डिग्री एंगल होता है इक्वल फोर्सेस के बीच में, तो इसका F नेट कुछ इधर आएगा F। अब ये F और ये F एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस पे F नेट कितना बचेगा 0। तो क्या यहाँ से एक चीज समझ में आई, पिछले वाले क्वेश्चन से और इस वाले से एक चीज समझ में आई कि अगर मैं किसी भी पॉलीगॉन में, किसी भी सिमेट्रिक पॉलीगॉन में, पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा शेप जिसकी दो से ज्यादा साइड्स हो, ठीक है, जैसे एक स्क्वायर था, इनके कॉर्नर्स पे मैं आइडेंटिकल चार्जेस रख दूं, सेम टाइप के चार्जेस रख दूं, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, यहाँ पे भी क्यू क्यू क्यू। तो अगर मैं एक सेंटर पे कुछ चार्ज लेके आऊं, सेंटर पे कुछ चार्ज लेके आऊं, तो उस पर नेट फोर्स कितनी होगी 0। समझ में आया? अब ये कोई और शेप भी हो सकती है, कोई और शेप भी हो सकती है, जैसे ये एक हेक्सागन है, ये एक हेक्सागन है, इन सबके कॉर्नर्स पे मैंने क्या रख दिया आइडेंटिकल चार्जेस रखे, मतलब सारे के सारे या तो प्लस क्यू हो या तो सारे के सारे माइनस क्यू हो, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे एक सेंटर पे चार्ज रखूं तो इस पे भी नेट फोर्स कितनी होगी, इस पे भी नेट फोर्स 0 होगी। कितनी होगी इस पे नेट फोर्स 0। आया? अच्छा, अब अगर एक पेंटागन हो, ठीक है, ये है इस पे प्लस क्यू, ये है क्यू, ये है क्यू, ये है क्यू और ये है क्यू। अब अगर मैं सेंटर पे एक चार्ज रख दूं तो इस पे भी नेट फोर्स कितनी होगी 0 होगी। बिना कैलकुलेट करे ये चीज मैं बता सकता हूँ, है ना? तो ये है इसका जुगाड़। ये क्या है इसका जुगाड़? जुगाड़ क्या कहता है, फॉर सिमेट्रिक पॉलीगॉन। सिमेट्रिक पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिनकी सारी साइड्स सेम हो, ए ए ए ए, ये एल एल एल, इसमें भी ए ए ए ए ए ए, सारी की सारी साइड्स सेम है। फॉर सिमेट्रिक पॉलीगॉन, फॉर सिमेट्रिक पॉलीगॉन एफ नेट ऑन चार्ज एट सेंटर is equal to 0। F net on charge q at center is equal to 0। कब कब होगी ये चीज, when identical charges, when identical charges same magnitude और same nature के charges कहाँ पे रखे हों, कहाँ पे रखे हों कॉर्नर पे, आर प्लेस्ड एट कॉर्नर। इतना आया, है ना? इतना आ गया, ठीक है। मिटा दें इसको, छाप लो, मिटा दें, ठीक है।
अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ कितनी है, कुछ ना कुछ ए है। यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू। अब सेंटर पे चार्ज कितना है, क्यू। अब इस पे नेट फोर्स निकालनी है, तो क्या ये जीरो आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस नहीं है, दो प्लस क्यू हैं और दो माइनस क्यू हैं, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पे कुछ रिपल्सिव फोर्स लगेगी इस तरफ, हाँ, और इस चार्ज की वजह से कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। अभी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो ये फोर्स भी एफ होगी और ये फोर्स भी एफ होगी, बिल्कुल। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर कुछ इधर की तरफ फोर्स लगेगी और ये इसको इधर की तरफ कुछ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी एफ। समझ में आया, है ना, समझ में आया, ठीक है। मतलब 2F फोर्स इस तरफ लग रही है और 2F फोर्स इस तरफ लग रही है, हाँ। कितने एंगल पे, कितने एंगल पे ये फोर्स लग रही है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊं, मैं अगर यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊं और ये है इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, ये है इसका सेंटर। तो अब अगर मैं यहाँ से एंगल मेजर करूँ, ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 90 बनता है, ये पूरा एंगल 90 बनता है। तो ये अगर बीच में से आ रहा है, ये अगर बीच में से आ रहा है, ये इसका डायगोनल हुआ ना, ये इसका डायगोनल हुआ ना, तो ये एंगल बनेगा 45, ये एंगल भी बनेगा 45। तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है क्यू जिस पे इधर की तरफ फोर्स लग रही है 2F, इधर की तरफ फोर्स लग रही है 2F। कितने एंगल पे हैं ये दोनों फोर्सेस, 90 डिग्री पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो इनकी जो नेट फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2F√2, 2F√2। या तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F इंटू 2√2, 2√2, हाँ। अब ये F है कितनी, अब ये F है कितनी, F क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इंटू Q1 Q2 क्या आ जाएगा, बड़ा Q इंटू छोटा Q, Q बटे R कितना है, R कितना है, R क्या यही डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस है, हाँ। ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक पूरा डायगोनल है, तो क्या R डिस्टेंस डायगोनल का आधा है, हाँ है ना। क्या ये R डिस्टेंस डायगोनल का आधा है, जैसे यहां से लेके यहां तक का पूरा डायगोनल है, तो ये R डिस्टेंस क्या ये डायगोनल का आधा है, हाँ है ना, ठीक है। डायगोनल कितना है, डायगोनल कितना होता है, A√2। डायगोनल कितना होता है, A√2। तो डायगोनल का आधा कितना हो जाएगा, A√2/2, मतलब A/√2, A/√2, है ना। डायगोनल का आधा कितना हो जाएगा, A√2/2, मतलब A/√2। तो यहाँ पे R डिस्टेंस क्या आ जाएगा, A/√2। ये क्या आ गया, A/√2, इसका स्क्वायर। तो F कितना आ जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, F कितना आ गया, KQ अपॉन A स्क्वायर इंटू 2, इतना आया, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे F नेट लिखूँ वो कितना आ जाएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2√2। तो ये कितना आ जाएगा, 4√2 KQ अपॉन 4√2 KQ अपॉन A स्क्वायर, कितना आया, 4√2 KQ अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। उन्होंने बोला हुआ है कि ये एक पेंटागन है, ये एक पेंटागन है, ठीक है, जिसके कॉर्नर्स पे, जिसके 4 कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है।
जिसके 4 कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, एंड इसके सेंटर पे एक ये चार्ज है क्यू, ठीक है। और यहां से लेके सेंटर से लेके किसी एक कॉर्नर तक का डिस्टेंस है आर। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू, तो क्या ये जीरो आएगा? क्या ये जीरो आएगा? नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस हर कॉर्नर पे नहीं रखे गए। ये चारों आइडेंटिकल तो हैं बट हर कॉर्नर पे होना चाहिए। अब मैं क्या करूं, सोचना। तो इसको करने के लिए आता है एक जुगाड़। इसको करने के लिए क्या आता है? एक जुगाड़। मैंने कहा था फर्स्ट लेक्चर में ही कि चार्जेस एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं उनको साथ में लेके आऊँ तो उनका नेट जीरो बच जाता है। तो इस कॉर्नर पे कितना चार्ज है? इस कॉर्नर पे जीरो चार्ज है। हाँ, क्या मैं जीरो पर ये बोल सकता हूँ प्लस क्यू, सॉरी, क्या मैं जीरो को ये बोल सकता हूँ प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो? ऐसा बोल सकता हूँ? मतलब जहाँ पे जीरो चार्ज है, क्या मैं वहाँ पे ये बोल सकता हूँ जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैं अगर इसको ऐसा कुछ बनाऊँ, ये है क्यू, ये है क्यू, ये है क्यू, ये है क्यू। अब इस जीरो वाले की जगह मैं प्लस क्यू लिख दूँ और इसी पॉइंट पे एक और चार्ज है माइनस क्यू, है ना? ऐसा बोल सकता हूँ, है ना? और मुझे फोर्स क्या क्या निकालना है? इस चार्ज में निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं इस माइनस क्यू को छुपा दूँ, मैं इस माइनस क्यू को छुपा दूँ, तो क्या ये वैसा वाला केस बन गया, आइडेंटिकल चार्जेस एट ऑल कॉर्नर्स? तो इन पांचों की वजह से, इन पांचों चार्जेस की वजह से इस पे नेट फोर्स कितना आएगा? जीरो। मतलब इन पांचों की वजह से नेट फोर्स कितना आया? जीरो। तो बचा कौन सा चार्ज? इन पांचों की वजह से तो नेट फोर्स जीरो आ गया, तो बचा कौन सा चार्ज? माइनस क्यू। बचा कौन सा चार्ज? माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू भी तो है इसी कॉर्नर पे, ये माइनस क्यू चार्ज भी तो इसी कॉर्नर पे है। कितना दूर है इससे? आर डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। तो फोर्स इस पे कितनी आएगी? के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आया? है ना? आया है ना? मैंने क्या किया, यहाँ पे जीरो चार्ज था, तो जीरो चार्ज मतलब एक पॉजिटिव क्यू और एक माइनस क्यू, तो मैंने यहाँ पे रख दिया इसी कॉर्नर पे ये दोनों चार्जेस। अब इन सभी की वजह से प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इन सभी की वजह से इस पे नेट फोर्स जीरो आ रही थी, ठीक है। मतलब ये टोटल 6 चार्जेस हैं, इन 6 में से इन 5 चार्जेस की वजह से नेट फोर्स जीरो आ रही थी। तो ये 5 फोर्सेस, तो ये 5 चार्जेस तो गए। अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ माइनस क्यू बचा। ये माइनस क्यू भी इसी कॉर्नर पे है। अब इस माइनस क्यू से और इस क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है? आर। तो बस आर डिस्टेंस है, दो चार्जेस कौन कौन से? क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच की फोर्स आ गई, है ना? माइनस क्या बता रहा है कि फोर्स एट्रैक्टिव होगी, ये फोर्स इधर की तरफ होगी। आया? मिटा दूं? छाप लो इसको, ठीक है। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन में क्या बोला कि फिर से एक स्क्वायर है, ठीक है, फिर से एक स्क्वायर है, बाप रे बाप कितने सारे स्क्वायर हैं, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर है। अब एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे है स्मॉल क्यू, यहाँ पे है स्मॉल क्यू, ठीक है। इतना समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ऐसा कुछ है। इन्होंने क्या बोला? फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ क्यू बाय क्यू, बड़ा क्यू अपॉन छोटा क्यू, इफ नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू जीरो। या तो क्वेश्चन में ऐसा बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू जीरो, या तो क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन में, और क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। आया? इन दोनों में से वो कोई भी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सीधी सी बात क्या है
कि जो नेट फोर्स होगा इस चार्ज पे, चाहे इस पे या इस पे, दोनों ही क्यू है, तो इन पे नेट फोर्स क्या है, 0। ठीक है, इस सबको यहाँ पे बना ले, ये स्मॉल क्यू चार्ज, ये स्मॉल क्यू चार्ज, ये कैपिटल क्यू चार्ज, यहाँ पे भी है कैपिटल क्यू चार्ज, यहाँ पे है स्मॉल क्यू चार्ज, ऐसा है कुछ। ठीक है, ये और ये दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं, ये और ये दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं, दोनों ही क्यू चार्जेस हैं, मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगी वो कुछ इधर की तरफ होगी, F1 बोल सकता हूँ, F1 बोल सकता हूँ, है ना, बिल्कुल। तो ये फोर्स होगी कुछ ना कुछ F1, कितनी होगी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, a√2, a√2। तो F1 कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 आ गया हमारे पास, F1 आ गया, इतना ही लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब एक चीज देखना, एक चीज देखना, एक चीज देखना, अगर इस पे एक फोर्स ऐसे लग रही है F1, ठीक है, अगर ये वाला चार्ज, अगर ये वाला चार्ज कैसा होता, पॉजिटिव होता, अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज पॉजिटिव होता, यहाँ पे इसको सिर्फ स्मॉल क्यू लिखा हुआ है, हमें नहीं पता, कहीं की बार क्वेश्चन में नहीं बताता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हालांकि इसको हम कुछ भी ना बताए तो उसको हम पॉजिटिव ही मानते हैं जनरली, बट इस क्वेश्चन में हम लॉजिक से हमें ये पता लगेगा कि ये चार्ज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। कैसे, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो इसकी वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स लगती, बिल्कुल, तो इसकी वजह से इस पर कुछ रिपल्सिव फोर्स लगती F, हाँ, और अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव होता, अगर इसको पॉजिटिव माने तो इसको भी पॉजिटिव माना होगा, तो ये भी कुछ रिपल्सिव फोर्स ही लगाता। अब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इनका नेट भी कुछ इसी तरफ आ जाता, मतलब एक F1 ऑलरेडी उसकी तरफ है, हमने एक और F डैश यहाँ पे जोड़ दिया, तो क्या इस पे कभी नेट फोर्स 0 हो पाती, क्या इस पे कभी भी नेट फोर्स 0 हो पाती, नहीं। इसका मतलब इन दोनों का भी पॉजिटिव होना गलत बात है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बट ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये चीज गलत है, क्यों, क्योंकि इस केस में तो नेट फोर्स कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, मतलब हमें स्मॉल क्यू को नेगेटिव मानना पड़ेगा, हमें स्मॉल क्यू को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो इस पे तो इधर की तरफ कुछ फोर्स लग रही थी F1, अगर स्मॉल क्यू नेगेटिव है तो इस पे कुछ ना कुछ इधर की तरफ होगी F फोर्स, और इस पे इधर की तरफ होगी कुछ F फोर्स। अब ये चीज हो सकता है कि इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा, इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा F डैश, वो इसको बैलेंस कर दे और इस पे चार्ज, सॉरी, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, ये लेंथ है A, इस पे इधर की तरफ कुछ F फोर्स लग रही है और इस पे इधर की तरफ कुछ F फोर्स लग रही है, ये दोनों लेंथ सेम है, दोनों चार्जेस सेम है, तो ये वाले फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये F फोर्स कितनी आएगी, ये F फोर्स कितनी आएगी, के क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर, के क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी F है, ये भी F है, तो ये F डैश कितना आ जाएगा, ये दोनों 90 डिग्री पे है ना, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो F डैश कितना आ जाएगा, F√2, F√2। अभी अगर नेट फोर्स ऑन Q 0 है, नेट फोर्स ऑन Q 0 है, इसका मतलब F√2 किसके बराबर है, F1 के बराबर है, F√2 किसके बराबर है, F1 के बराबर है, इसका मतलब F√2 इज इक्वल टू F1, F√2 इज इक्वल टू F1। ठीक है, F किसके बराबर है, के क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर, के क्यू क्यू बटे ए स्क्वायर इंटू √2 इज इक्वल टू F1 किसके बराबर है, F1 बराबर है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 किसके बराबर है, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 2, के कटा, एक क्यू कटा, ए स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर कटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा, Q√2 इज इक्वल टू Q बटे 2,
इज इक्वल टू क्यू बटे 2। हमें क्या निकालना है, फाइंड रेशियो ऑफ बड़ा क्यू अपॉन छोटा क्यू। तो कैपिटल क्यू अपॉन छोटा क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन छोटा क्यू, ये क्यू इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2√2, 2√2। अब अगर ये पॉजिटिव माना था हमने तो हमने इसको नेगेटिव माना था, तो यहाँ पे एक माइनस भी आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि ये दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो इनका रेशियो क्या आ गया, -2√2/1 आया, है ना। मिटा दें इसको, मिटा दें इसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, जेई 2024 या जेई नहीं, जेई 2019 में, जेई 2019 में उन्होंने क्या बोला था कि दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। ये दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर हैं, ये दोनों कुछ ना कुछ डी डिस्टेंस पर हैं, और इनके एग्जैक्टली बीच में मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, इनके एग्जैक्टली बीच में मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। अब ये स्मॉल क्यू चार्ज कितना हो, ये स्मॉल क्यू चार्ज कितना हो, ताकि इस पे जो नेट फोर्स लग रही है, इस पे जो नेट फोर्स लग रही है किसी, मतलब सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। इन्होंने क्या बोला, फाइंड क्यू सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इस चीज का मतलब क्या है, एफ नेट मतलब नेट फोर्स ऑन ऑल चार्जेस, एफ नेट ऑन ऑल चार्जेस इज 0, मतलब हर एक चार्ज पे, इन तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो था r, अब अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस था वो था r, तो यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा r/2, यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा r/2, ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इस चीज को मैं यहाँ पे बना लूँ, इस चीज को मैं यहाँ पे बना लूँ, ऐसा है कुछ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये इसको इधर की तरफ रिपल करेगी, इस चार्ज को, F1 इस तरफ लगी, हाँ। अभी अगर ये प्लस क्यू होता, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये भी इसको इधर की तरफ रिपल करता, ये भी इसको इधर की तरफ रिपल करता, तो F1 ऑलरेडी इस तरफ है, एक और फोर्स इस तरफ हो जाती, तो क्या इस पे कभी नेट फोर्स 0 हो पाती, नहीं। मतलब इसका नेगेटिव होना जरूरी है, ताकि एक F2 फोर्स यहाँ पे लगे जो कि F1 को बैलेंस कर दे। क्यों बैलेंस क्यों करना है फोर्सेस को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब तीनों चार्जेस पे जो नेट फोर्स है वो 0 होनी चाहिए, मतलब इस चार्ज पे भी जो नेट फोर्स है वो 0 होनी चाहिए, तो इस चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा, इस चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, F1 इज इक्वल टू F2 कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। F1 किसकी वजह से फोर्स है, इसकी वजह से फोर्स है, तो इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा, इसकी वजह से फोर्स कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r, के क्यू स्क्वायर बटे r स्क्वायर। F2 कितना है, F2 इसके बीच का फोर्स है, ये चार्ज जो इस पे फोर्स लगा रहा है कितना है, के क्यू बटे डिस्टेंस कितना है r/2,
तो r/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r² बटे 4, r² बटे 4। तो ये क्या हुआ, KQ² बटे r² इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर गया, 4KQQ बटे r², r² कटा, k कटा, k कटा, एक Q और एक Q कटा। इतना समझ में आया। तो हमारे पास क्या बचा, कैपिटल Q इज इक्वल टू 4Q। तो अब ये Q क्या आ गया, Q क्या आ गया, Q हमारे पास क्या आ गया, Q/4। अब हमें एक चीज पता है कि ये पॉजिटिव है तो ये Q नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो अब समझ में आया कि अगर हमें प्लस और माइनस नहीं दिया हुआ किसी क्वेश्चन में, तो तब हम कैसे लॉजिक से अपने दिमाग से पता लगा सकते हैं कि वो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इतना समझ में आया। तो क्या बोला हुआ होगा क्वेश्चन में, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, हर हर चार्ज पे जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0। समझ में आया, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हमने इक्विलिब्रियम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, पर अभी हमें और ज़्यादा डिटेल में जाना है इक्विलिब्रियम के। कल हम और ज़्यादा अगले लेक्चर्स में क्वेश्चंस कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम पे, और नई नई चीज़ें देखेंगे, और साथ ही साथ में हम पेंडुलम वाले सवाल भी, मतलब पेंडुलम के केसेस में, चार्ज पेंडुलम के केसेस में इक्विलिब्रियम हम कैसे बनाते हैं, ये सब भी हम कुछ आगे आने वाले लेक्चर्स में कर रहे होंगे। तो अभी तक इतना रिवाइज करो, इस सब के नोट्स बनाओ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।